इट्स टू मच यार, लड़के कितने चीप, कितने टपोरी होते हैं। कमरे में घुसते ही मंजू ने बैग पटकते हुए झुंझलाए स्वर में कहा तो मैं चौंक पड़ी। क्या हुआ यार, कोई बात है क्या, ऐसे क्यों कह रही है? और क्या कहूँ रिया, आज मीना मिली थी, तेरी पहली रूममेट। हाँ यार, उसके साथ जो हुआ मैं तो सोच भी नहीं सकती। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? कुछ बताएगी भी? ये ले पहले पानी पी, शांत हो जा, फिर कुछ कहना। मैंने बोतल उसकी तरफ उछाली। वह पलंग पर बैठते हुए बोली, मीना कह रही थी, उसका बॉयफ्रेंड आजकल बड़ी बेशर्मी से किसी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। जब मीना ने एतराज जताया तो कहता है, तुझसे बोर हो गया हूँ, कुछ नया चाहिए, तू भी किसी और को पटा ले। रिया, मैं जानती हूँ, तेरी तरह मीना भी वन मैन वुमन थी, कितना प्यार करती थी उसे। और वह लफंगा सच, लड़के होते ही ऐसे हैं। पर तू सारे लड़कों को एक जैसा क्यों समझ रही है? सब एक से तो नहीं होते, मैंने जिरह की। सब एक से होते हैं। लड़कों के लिए प्यार सिर्फ टाइम पास है। वे इसे गंभीरता से नहीं लेते, बस मस्ती की ओर आगे बढ़ गए। पर लड़कियां दिल से प्यार करती हैं। अब तुझे ही ले, उस लड़के पर अपनी जिंदगी कुर्बान किए बैठी है, जिस लफंगे को ये भी पता नहीं कि तू उसे इतना प्यार करती है। उसने तो आराम से शादी कर ली और जिंदगी के मजे ले रहा है। पर तू आज तक खुद को शादी के लिए तैयार नहीं कर पाई। आज तक अकेलेपन का दर्द सह रही है और एक वह है जिसकी जिंदगी में तू नहीं कोई और है। आखिर ऐसी कुर्बानी किस काम की? मैंने टोका, एक्सक्यूज मी, मैंने किसी के लिए जिंदगी कुर्बान नहीं की, मैं तो यूं भी शादी नहीं करना चाहती थी। बस जीवन का एक मकसद था, अपने पैरों पर खड़ा होना, क्रिएटिव काम करना। वही कर रही हूँ। और जहां तक बात प्यार की है, तो हाँ, मैंने प्यार किया था, क्योंकि मेरा दिल उसे चाहता था। इससे मुझे खुशी मिली, पर मैंने उस वक्त भी यह जरूरी नहीं समझा कि इस कोमल एहसास को मैं दूसरों के साथ बांटूं, ढोल पीटूं कि मैं प्यार करती हूँ। बस कुछ यादें संजो कर मैं भी आगे बढ़ चुकी हूँ। आगे बढ़ चुकी है। फिर क्यों अब भी कोई पसंद आता है तो कहीं ना कहीं तुझे उसमें राहुल का अक्स नजर आता है। बोल, है या नहीं? इट्स माई प्रॉब्लम यार, इसमें राहुल की क्या गलती? मैंने तो उसे कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। हम दोनों ने ही अपना अलग जहां ढूंढ लिया। अब सोच, फिजिकल रिलेशन की तो बात दूर, तूने कभी उसके साथ रोमांस भी नहीं किया और आज तक उसके प्रति वफादार है। जबकि वह, तूने ही कहा था ना कि वह कॉलेज की कई लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था। क्या पता आज भी कर रहा हो, घर में बीवी और बाहर। प्लीज मंजू, वह क्या कर रहा है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन देख उसके बारे में उल्टा सीधा मत कहना। हाँ, ऐसा करने पर तुझे तकलीफ जो होती है तो देख ले। ये है लड़की का प्यार और लड़के। तोबा, मैं मनोज को भी अच्छी तरह पहचानती हूँ, हर तीसरी लड़की में अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढता है। वो तो मैंने लगाम कस रखी है, वरना। मैं हंस पड़ी। मंजू भी कभी भी बड़ी मजेदार बातें करती है। चल अब नहा धो ले और जल्दी से फ्रेश होकर आ, आज डिनर में मटर पनीर और दाल मखनी है, तेरी मनपसंद। मुस्कुराते हुए मंजू चली गई तो मैं ख्यालों में खो गई। बंद आंखों के आगे फिर से अमर की मुस्कुराती आंखें आ गईं। मैंने उसे एक बार कहा था, तुम हंसते हो तो तुम्हारी आंखें भी हंसती हैं। वह हंस पड़ा और कहने लगा, तुमने ही कही है ये बात और किसी ने तो शायद मुझे इतने ध्यान से कभी देखा ही नहीं। सच, प्यार को शब्दों में ढालना कठिन होता है, ये तो एहसास है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इस खूबसूरत एहसास ने 2 साल तक मुझे भी अपने रेशमी पहलू में कैद कर रखा था। कॉलेज जाती तो बस राहुल को एक नजर देखने के लिए। स्मार्ट, हैंडसम राहुल को अपनी तरफ देखते ही मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन होती। वह अक्सर जब मेरे करीब आता तो गुनगुनाने लगता, मुझसे बातें करता तो उसकी आवाज में कंपन सी महसूस होती। उसकी आंखें हर वक्त मुझसे कुछ कहती, जिसे मेरा दिल समझता था, पर दिमाग कहता था कि यह सच नहीं है। वह मुझसे प्यार कर ही नहीं सकता। कहाँ मैं सांवली सी अपने में सिमटी लड़की और कहाँ वह कॉलेज की जान। पर अपने दिल पर एतबार तब हुआ जब एक दिन उसके सबसे करीबी दोस्त ने कहा कि राहुल तो सिर्फ तुम्हें देखने को कॉलेज आता है। मैं अजीब सी खुशफहमी में डूब गई, पर फिर खुद को समझाने लगी कि यह सही नहीं होगा। हमारी जोड़ी जमेगी नहीं और फिर शादी मेरी मंजिल नहीं है। मुझे तो कुछ करना है जीवन में, इसलिए मैं उससे दूरी बढ़ाने की कोशिश करने लगी। घर छोड़ने के लिए कई दफा उसने लिफ्ट देनी चाही, पर मैं हमेशा इनकार कर देती।
वह मुझसे बातें करने आता तो मैं घर जाने की जल्दी दिखाती। इसी बीच एक दिन आरती, जो हम दोनों की कॉमन फ्रेंड थी, मेरे घर आई। काफी देर तक हम दोनों ने बहुत सी बातें की। उसने मेरा एल्बम भी देखा, जिसमें ग्रुप फोटो में राहुल की तस्वीरें सबसे ज्यादा थीं। उसने मेरी तरफ शरारत से देखकर कहा, लगता है कुछ बात है तुम दोनों में। मैं मुस्कुरा पड़ी। उस दिन बातचीत से भी उसे एहसास हो गया था कि मैं राहुल को चाहती हूँ। मुझे यकीन था, आरती राहुल से यह बात जरूर कहेगी, पर मुझे आश्चर्य तब हुआ जब उस दिन के बाद से वह मुझसे दूर रहने लगा। मैं समझ गई कि राहुल को ये बात बुरी लगी है, सो मैंने भी उस दूरी को बांटने की कोशिश नहीं की। हमारे बीच दूरियां बढ़ती गईं। अब राहुल मुझसे नजरें चुराने लगा था। कई कई दिन बीत जाने पर भी वह बात करने की कोशिश नहीं करता। मैं कुछ कहती तो शॉर्ट में जवाब देकर आगे बढ़ जाता, जबकि आरती से उसकी दोस्ती काफी बढ़ चुकी थी। उसके इस व्यवहार ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई। भले ही पहले मैं खुद उससे दूर होना चाहती थी, पर जब उसने ऐसा किया तो बहुत तकलीफ हुई। इसी बीच मुझे नौकरी मिल गई और मैं अपना शहर छोड़कर यहाँ आ गई। हॉस्टल में रहने लगी। बाद में अपनी एक सहेली से खबर मिली कि राहुल की शादी हो गई है। इसके बाद मेरे और राहुल के बीच कोई संपर्क नहीं रहा। मैं जानती थी, उसने कभी भी मुझे याद नहीं किया होगा और करेगा भी क्यों। हमारे बीच कोई रिश्ता ही कहाँ था। यह मेरी दीवानगी है जिसका दर्द मुझे अच्छा लगता है। इसमें राहुल की कोई गलती नहीं, पर मंजू को लगता है कि राहुल ने गलत किया। मंजू ही क्यों, मेरे घर वाले भी मेरी दीवानगी से वाकिफ हैं। मेरी बहन ने साफ कहा था, तू पागल है, उस लड़के को याद करती है जिसने तुझे कोई अहमियत ही नहीं दी। किस सोच में डूब गई डियर। नहाकर मंजू आ चुकी थी। मैं हंस पड़ी। कुछ नहीं, फेसबुक पर किसी दूसरे नाम से अपना अकाउंट खोल रही थी। किसी और नाम से। वजह जानती हूँ मैं, यह अकाउंट तू सिर्फ और सिर्फ राहुल को ढूंढने के लिए खोल रही है। जी नहीं, मेरे कई दोस्त हैं जिन्हें ढूंढना है मुझे, मैंने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। तो ढूंढो, लैपटॉप बंद क्यों कर दिया? पहले भोजन फिर मनोरंजन, मैंने प्यार से उसकी पीठ पर धौ जमाई। रात 11 बजे जब मंजू सो गई तो मैंने फिर से फेसबुक पर लॉगिन किया और राहुल का नाम डालकर सर्च मारा। 8 साल बाद राहुल की तस्वीर सामने देखकर यकायक ही होठों पर मुस्कुराहट आ गई। जल्दी से मैंने उसकी डिटेल्स पढ़े। राहुल ने फेसबुक पर अपना फैमिली फोटो भी डाला हुआ था, जिसमें उसकी बहन भी थी। कुछ सोचकर मैंने उसकी बहन के डिटेल्स लिए और उसके फेसबुक अकाउंट पर उससे दोस्ती के लिए रिक्वेस्ट डाल दी। 2 दिन बाद मैंने देखा, उसकी बहन ईशा ने रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली है। फिर क्या था, मैंने उससे दोस्ती कर ली ताकि राहुल के बारे में जानकारी मिलती रहे। वैसे यह बात मैंने ईशा पर जाहिर नहीं की और बिल्कुल अजनबी बनकर उससे दोस्ती की। ईशा ऑनलाइन अपने बारे में ढेर सारी बातें बताती। वह दिल्ली में ही थी और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। उसने पालम में कमरा किराए पर ले रखा था। अब तो जानबूझकर मैं दिन में 2 या 3 घंटे अवश्य उससे चैटिंग करती ताकि हमारी दोस्ती गहरी हो सके। एक दिन अपने बर्थडे पर उसने मुझे घर बुलाया तो मैंने तुरंत हामी भर दी। शाम को जब तक मैं उसके घर पहुंची तब तक पार्टी खत्म हो चुकी थी और उसके फ्रेंड्स जा चुके थे। मैं जानबूझकर देर से पहुंची थी ताकि अकेले में उससे बातें हो सके। कमरा खूबसूरती से सजा हुआ था। हम दोनों जिगरी दोस्त की तरह मिले और बातें करने लगे। ईशा का स्वभाव बहुत कुछ राहुल की तरह ही था, चुलबुली, मजाकिया पर साफ दिल की। वह सुंदर भी काफी थी और बातूनी भी। मैं राहुल के बारे में कुछ जानना चाहती थी जबकि ईशा अपने बारे में बताए जा रही थी। उसके कॉलेज के दोस्तों और बॉयफ्रेंड्स की दास्तान सुनते सुनते मुझे उबासी आ गई। ये देख ईशा तुरंत चाय बनाने के लिए उठ गई। अब मैं चुपचाप ईशा के कमरे में रखी चीजों का दूर से ही जायजा लेने लगी, ये सोचकर कि कहीं तो कोई चीज नजर आए। तभी टेबल पर रखी डायरी पर मेरी नजर गई तो मैं खुद को रोक नहीं सकी। डायरी के पन्ने पलटने लगी। ईशा ने अच्छा संग्रह कर रखा है, सोचती हुई मैं डायरी के पन्ने पलटती रही। तभी एक पृष्ठ पर नजरें टिक गईं। बेवफा, यह एक कविता थी जिसे मैं पूरा पढ़ गई। मैं ये कविता पढ़कर बुत सी बन गई। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तुम्हारी आंखें भी हंसती हैं, ये पंक्ति मेरी आंखों के आगे घूम रही थी। ये बात तो मैंने राहुल से कही थी, 1 नहीं 2-3 बार। तभी चाय लेकर ईशा अंदर आ गई। मेरे हाथ में डायरी देखकर उसने लपकते हुए उसे खींचा। मैं यथार्थ में लौट आई।
मैं अजीब सी उलझन में थी। ईशा ने हंसते हुए कहा, यार, ये डायरी मेरी सबसे अच्छी सहेली है। जहां भी मन को छूती कोई पंक्ति या कविता दिखती है, मैं इसमें लिख लेती हूँ। उसने फिर से मुझे डायरी पकड़ा दी और बोली, पढ़ो पढ़ो। मैंने तो यूं ही छीन ली थी। डायरी के पन्ने पलटती हुई मैं फिर उसी पृष्ठ पर आ गई। ये कविता बड़ी अच्छी है, किसने लिखी, मैंने पूछा। ये कविता, ईशा मुस्कुराई, मेरे राहुल भैया हैं ने उन्होंने ही लिखी है। पिछली दिवाली के दिन की बात है। वे चुपचाप बैठे कुछ लिख रहे थे, मैं पहुंच गई तो हड़बड़ा गए, दिखाया भी नहीं, पर बाद में मैंने चुपके से देख लिया। किस पर लिखी है इतनी अच्छी कविता? कौन थी वह? मैंने कुरेदा। थी कोई उनके कॉलेज में, जहां तक मुझे याद है। रिया नाम था उसका। भैया बहुत चाहते थे उसे। पहली दफा उन्होंने किसी को दिल से चाहा था, पर उसने भैया का दिल तोड़ दिया। आज तक भैया उसे भूल नहीं सके हैं और शायद कभी न भूल पाएं। ऊपर से तो बहुत खुश लगते हैं, परिवार है, पत्नी है, बेटा है, पर अंदर ही अंदर एक दर्द हमेशा उन्हें सालता रहता है। मैं स्तब्ध थी, तो क्या सचमुच राहुल ने ये कविता मेरे लिए लिखी है? वह मुझे बेवफा समझता है? मैंने उसके होठों की मुस्कान छीन ली। हजारों सवाल हथौड़े की तरह मेरे दिमाग पर चोट कर रहे थे। मुझसे ईशा के घर और नहीं रुका गया। बहाना बनाकर मैं बाहर आ गई। सड़क पर चलते वक्त भी बस यही वाक्य जहर बनकर मेरे सीने को बे रहा था, बेवफा। मैं बेवफा हूँ। तभी भीगी पलकों के बीच मेरे होठों पर हंसी खेल गई। जो भी हो, मेरा प्यार आज तक मेरे सीने में दहक रहा है। वह मुझसे इतना प्यार करता था, तभी तो आज तक भूल नहीं सका है। बेवफा के रूप में ही सही, पर मैं अब भी उसके दिलो दिमाग में हूँ। मेरी तड़प बेवजह नहीं थी। मेरी चाहत बेनाम नहीं। बेवफा बनकर ही सही, राहुल ने आज मेरे प्यार को पूर्ण कर दिया था। आई लव यू राहुल एंड आई नो यू लव मी टू, मैंने खुद से कहा और मुस्कुरा पड़ी।